Hello, dear students. So today I'm going to discuss a very important question of NCRT. That is, what criteria do we use to decide whether something is alive or not? हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, ठीक है, या लिविंग है कि नहीं है, ठीक है, अलाइव है कि नहीं है। तो हम लोग के पास सबसे पहले दिमाग में जो ऑप्शंस आते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है या कोई जिंदा चीज होती है तो वो मूवमेंट शो करती है, चलती है, फिरती है, ठीक है, ग्रोथ करती है, बढ़ती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करती है, रिस्पॉन्स करती है बाहरी स्टिमुलस को, ठीक है। और भी हमारे पास दिमाग में बहुत बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रोथ के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पर हम लोग किसी भी चीज को जिंदा कह सकें, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर समझना है हम लोग को, वो ये समझना है कि ग्रोथ क्यों नहीं है, वाई ग्रोथ इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास अगर माउंटेन्स की बात करें, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के जो माउंटेन्स होते हैं वो अभी भी दे आर स्टिल ग्रोइंग। द माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल ग्रोइंग। कैसे ग्रो करते हैं कि आपको पता ही है कि इनके ऊपर जो माउंटेन्स के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेड़ होते हैं ये यहीं इनके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं और ये इनकी हाइट जो है कुछ टाइम के बाद बढ़ती चली जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स हैं और भी जगह के जो माउंटेन्स हैं जो ग्रीन कलर के मतलब जिन पे ट्रीज वगैरह उगते हैं वो उनकी हाइट स्टिल ग्रो कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो माउंटेन्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है? नहीं, ठीक है। सो हम लोग ग्रोथ के बेसिस पर किसी भी चीज को जिंदा या लाइव नहीं कह सकते, ठीक है। फिर आता है दूसरा, हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए? सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जिंदा कहने के लिए किसी भी चीज के लिए, तो अगर हम बात करते हैं म्यूल की, तो म्यूल क्या होता है? म्यूल जब फीमेल हॉर्स, ठीक है, एंड मेल डोंकी की आपस में मेटिंग करा दी जाती है, ठीक है, तो एक म्यूल बनता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खच्चर, ठीक है। वैसे तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज, मतलब हॉर्स इज अ डिफरेंट स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज क्या होती हैं, वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस वन इन द एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि फीमेल हॉर्स जिसके पास होते हैं 64 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और मेल डोंकी जिसके पास होते हैं 62 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर सबके पास इवन नंबर में, मतलब सभी के पास जो स्पीशीज होती हैं उनके पास ज्यादातर इवन नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके जो गैमेट्स होंगे, अब आपको ये नहीं पता कि गैमेट्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये भी हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि इन दोनों के एडिशन से जो एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास 63। और 63 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसका हाफ, जैसे n है, n 64 का हाफ कितना होता है 32। इन द सिमिलर वे 62 का हाफ कितना होता है 31। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास 63 का हाफ नहीं बन पाता, इस वजह से म्यूल नेवर रिप्रोड्यूस, म्यूल कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या हम म्यूल को कहेंगे कि म्यूल जिंदा चीज नहीं है? म्यूल जिंदा है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इसको इंसान ने एक अलग हाइब्रिड बनाया है, जिसको मतलब एक हाइब्रिड एनिमल है जो दो डिफरेंट स्पीशीज से मिलकर के बना है, ठीक है, अपने यूज के लिए इंसान ने बनाया। और इस वजह से हम बोलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इन द सिमिलर वे अगर मैं वर्कर बी की बात करता हूं तो वर्कर बी भी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। ये जो वर्कर बी होती है, ठीक है, वर्कर बी, ओनली क्वीन बी रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो वर्कर बी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। इसके बेसिस पर हम बोलेंगे क्या वर्कर बी कभी जिंदा नहीं होगी, मतलब वो जिंदा नहीं कहलाई जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो दे आर सो मेनी थिंग, जैसे कि अगर मैं न्यूरॉन की बात करता हूँ तो नर्व सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, उनके नंबर फिक्स रहते हैं। तो क्या नर्व सेल्स डेड को कंसिडर कर दी जाएंगे? तो रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इन द सिमिलर वे ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि अगर बाहर के एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करना, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रिस्पॉन्स,
टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि बाहर की ठंड, गर्मी और पेन को वो करना, मतलब महसूस करना, तो क्या वो भी एक जिंदा चीज की क्राइटेरिया है? नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मतलब जो कोमा में चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप देखेंगे, उन पेशेंट्स को अगर आप देखेंगे, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करते, उनको ठंड नहीं लगेगी, उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको पेन, अगर तुम पेन चुबाओगे तो उनको पेन नहीं होगा। तो क्या हम उनको, उस पेशेंट को डैड कंसिडर कर दें? नहीं, हम उसको डैड भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो जिंदा है। तो फिर क्या क्राइटेरिया है किसी भी जिंदा चीज को जिंदा कहने के लिए? ठीक है, सो यहां पर ना ही तो ग्रोथ है, ना ही रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ना ही हमारे पास रिप्रोडक्शन है, तो फिर क्या है? तो हम बोलेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब के सब न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, दे ऑल परफॉर्म न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड, यानी खाना खाते हैं सबके सब, सबको एनर्जी चाहिए। अगर कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट भी है तो उसको ग्लूकोज लगा, हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उसको डालते हैं, ठीक है, ग्रिप लगा करके। उसके साथ साथ दे ऑल रिस्पायर्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करें, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करें, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ एयर में करें, चाहे एब्सेंस ऑफ एयर में करें, लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबको रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, दे ऑल रेस्पायर। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन तो इवन सेलुलर लेवल पर भी होता है, मतलब एक सेल को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, रेस्पायर भी करता है सेल। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचाना, इंटरनल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर भी इवन हम वो बोलेंगे तो जो गोल्जी बॉडीज होती है हमारे पास, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, सो दे आर द सो मेनी थिंग्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर भी हेल्प करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को पहुंचाना। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज एक्सक्रीशन। चाहे कोमा में पड़ा हुआ इंसान ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, चाहे वो वर्कर भी हो, चाहे वो आपका म्यूल हो, चाहे वो कोई भी हो, वो एक्सक्रीशन जरूर करेगा। यानी कि हम बोलेंगे अगर वो जिंदा है तो उसमें से रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जरूर होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट ये जरूर होगा। तो ये चार असेंशियल क्राइटेरिया है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा। अगर इनमें से एक भी नहीं करता तो वो डेड कंसीडर कर दिया जाएगा। तो दिस ये चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सो इसका जो जवाब है हमारे पास कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी जिंदा चीज को जिंदा कहने के लिए, तो वो, हाँ, इसका जवाब हमारे पास ये रहा कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ठीक है, जिंदा है या नहीं है, तो हमारे पास क्राइटेरिया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सभी को इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कर रहे होंगे, यानी परफॉर्म करने होंगे सभी को लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेक डाउन करना फूड को, उससे एनर्जी का इस्तेमाल करना, एनर्जी को मतलब एनर्जी को निकालना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, रेस्पिरेशन का काम होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपकी आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का हो गया, सेलुलर लेवल पर भी होता है, यानी सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सेल भी एक्सक्रीट करता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है सेल के अंदर, एक जिंदा एक सेल होता है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे वो सेल होता है, और वो सेल भी क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर वो लिविंग सेल है, अगर हम बात करें इट इज अ लिविंग सेल, तो वो एक्सक्रीशन भी जरूर करेगा, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी जरूर करेगा। मोर ओवर, इसके अलावा दे मस्ट शो सम मूवमेंट, उनको मूवमेंट भी शो करना है। अब मूवमेंट हियर डज नॉट मीन्स कि एक्सटर्नल मूवमेंट, यहां पे मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट इट मीन्स इंटरनल मूवमेंट ऑफ द सेल्स, यानी सेल का इंटरनल मूवमेंट्स होना, यानी सेल के अंदर जो मतलब जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो काम हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होना सेल के अंदर, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स और बाहर जाना, फूड का ब्रेक डाउन करना, वो सब सेलुलर लेवल पर हमारी बॉडी के अंदर होता है। एंड सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जरूर करेंगे। अगर लाइफ प्रोसेस करना है
तभी वो जिंदा कंसिडर किए जाएंगे। अब लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं। वन इज द न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, अगर ये परफॉर्म करेंगे तो फिर लिविंग कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।